2016 पेपर 2 का कॉम्प्रीहेंशन जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ऊपर है, जिसमें कॉनिक सेक्शन हमें दिख रहा है, एलिप्स है और यहाँ पर एक डिस्कशन चल रहा है, पैराबोला भी है साथ में, जिसके बारे में हमसे कॉम्प्रीहेंशन के अंदर 2 क्वेश्चन रिलेटेड पूछे गए हैं। उस टाइम के स्टूडेंट्स का क्या बिहेवियर था इस पर्टिकुलर कॉम्प्रीहेंशन के हिसाब से, उसको हम स्टडी करते हैं। पर ये इस बात पर डिपेंडेंट है कि किस मार्किंग स्कीम के साथ ये पूछा गया है। तो आप देखिए, सही करने पर +3 है और कोई नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर नहीं थी। जब क्वेश्चन में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है तो डेफिनेटली वहाँ पर फिर स्टूडेंट्स, और एससीक्यू पैटर्न में अगर दे रखा है तो फिर तुक्के भी वहाँ पर लगे होंगे, इसलिए अटेम्प्ट बढ़ जाता है। नहीं अटेम्प्ट करने वाले स्टूडेंट्स का परसेंटेज देखिए 2% एंड 2.8%। बहुत कम स्टूडेंट, ये तो वो स्टूडेंट शायद उन्होंने इंस्ट्रक्शन ही नहीं पढ़े हैं या जिनको मतलब ही नहीं है, या फिर एक तरीके से कह सकते हैं टाइम नहीं बचा एग्जाम के अंदर, वो वाले स्टूडेंट्स हैं। गलत स्टूडेंट जिन्होंने 0 मार्क्स लिया है वो आप देख सकते हैं 62%, 53% स्टूडेंट, और सही करने वाले +3 वाले आपके पास से हैं जिनको 35%, 44%। बहुत बड़ा ये नंबर होता है। एससीक्यू हमें हमेशा हेल्प करते हैं। अगर हम थोड़ा भी आंसर से इधर उधर जाते हैं और अगर ABCD में मैच नहीं होते तो हमें वापस अपने कॉन्सेप्ट और कैलकुलेशन मैनिपुलेशन को रीचेक करने का मौका हमारे पास होता है कि ये आंसर होगा तो इन्हीं चारों में से एक होगा। ठीक है, तो वहीं पर आप नंबर्स के हिसाब से बात करें तो बहुत बढ़िया नंबर है ये। 51,000, 65,000 इतने स्टूडेंट्स के इसके अंदर मार्क्स आए। बिल्कुल मानते हैं सारे वो स्टूडेंट नहीं है जिन्होंने उसको पूरा सॉल्व किया होगा, थोड़े बहुत तुक्के वाले नहीं, एक अच्छा खासा नंबर इसके अंदर गेस वाले भी होंगे जिन्होंने इसके अंदर तुक्का लगाया होगा। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन के ऊपर, क्योंकि अपना एग्जाम नहीं हुआ है तो अभी हमें इस क्वेश्चन से लर्निंग सीखनी है कि कॉनिक सेक्शन को डिकोड कैसे करते हैं, ये मानते हुए कि इसकी मार्किंग इसकी बहुत टफ है। सो वी नीड टू सॉल्व द क्वेश्चन करेक्टली, जिसमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो और कैलकुलेशन भी अपनी अच्छी रहे। F1 F2 जो है यहाँ पर X1 नेगेटिव है, X2 पॉजिटिव है, फोकाई है इस इलिप्स के। तो पहले यही काम करते हैं कि हम इस इलिप्स के लिए फोकस निकाल पाए। एक्सेंट्रिसिटी अगर आप देखेंगे तो ये 1 - b² a², क्लियर है। a² की वैल्यू 9 है, b² की वैल्यू 8 है, यहाँ पर a > b है, तो यही वाला फॉर्मूला लगेगा आपके पास से। सो 1 - 8/9 है, एलसीएम लेंगे 1/3 बनेगा, 1/9 का रूट लेंगे, ये बन जाएगा। फोकस के कोऑर्डिनेट अगर आपको याद हो तो आते हैं ±AE, 0 आता है। a² 9 है, a की वैल्यू 3 है और ये e आपके पास से 1/3 है। तो आप देख सकते हैं वी आर गेटिंग दिस एज 1, 0। तो एक आएगा -1, 0 और दूसरा आता है 1, 0। कौन सा फोकस क्या लिखा जाए ये बात स्पेसिफाई पहले ही कर रखा है। जिसका x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है वो x2 है, F2 माना जाएगा, जिसका नेगेटिव है वो F1 लिखा जाएगा। सो दिस इज F1 एंड दिस इज F2। ठीक है, फर्स्ट लाइन क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं। सपोज अ पैराबोला हैविंग वर्टेक्स एट ओरिजिन, एक पैराबोला का वर्टेक्स ओरिजिन है एंड फोकस एट F2 इंटरसेक्ट द इलिप्स एट M इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब हमें पैराबोला डिजाइन करना है। पैराबोला के बारे में बताया है कि इसका वर्टेक्स जो पैराबोला है, इसका वर्टेक्स जो है वो ओरिजिन है, तो वो तो हो गया O, और इस पैराबोला का जो फोकस है वो F2 है, यानी 1, 0। तो वर्टेक्स और फोकस को मिलाने वाली लाइन ही उसकी एक्सिस ऑफ पैराबोला बनती है। तो यही वाला पैराबोला बनेगा आपके पास से, जिसमें ये वर्टेक्स है ओरिजिन और यही इसका फोकस है 1, 0। तो पैराबोला की इक्वेशन हम y² = 4x अज्यूम करेंगे, क्योंकि एक्सिस अपने पास यही वाली बनेगी, y = 0 वाली एक्सिस। ये है पैराबोला की इक्वेशन। यहाँ पर फोकस और वर्टेक्स के बीच का डिस्टेंस 1 है, तो हमारे पास a का वैल्यू भी 1 आ जाएगा। पैराबोला वाला a है ये, तो पैराबोला की इक्वेशन है y² = 4x। दिस इज द रिक्वायर्ड पैराबोला। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आगे बढ़ते हैं। इस पैराबोला को जो इलिप्स है उससे मीट किया जाए, इंटरसेक्ट करने पर पॉइंट आता है M इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड N इज द फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, इलिप्स की इक्वेशन रिकॉल कीजिए। इलिप्स की इक्वेशन है x² / 9 + y² / 8 = 1, और हमारे पास जो पैराबोला चल रहा है वो आया है y² = 4x। तो y² की जगह आप इसको रखिए, x² / 9 है, यहाँ से 4x / 8 आता है, इट इज़ 1। यहाँ ये x² रहेगा
यहाँ 2 बनेगा, यह है 9x/2 इज इक्वल टू 9। सिंप्लीफाई करते हैं, 2x² 9x माइनस 18 इज इक्वल टू 0। ये फैक्टराइजेशन बनता है। ठीक है, दोनों को सॉल्व करना शुरू कर दिया। देखो डेटा ठीक होना चाहिए, बाकी तो सवाल हम बना देंगे। y² को 4x रखा, कैंसिल हुआ, 2 आएगा, 9 यहाँ, 9 यहाँ, 2 यहाँ पर है, 2 9 और यहाँ से 18। फैक्टराइजेशन कीजिए, क्या इसकी पॉसिबिलिटीज़ है जिससे हमारे पास डेटा बने। 18 है आपके पास और ये 36 बनेगा प्रोडक्ट में, तो इसको हम लिख सकते हैं 12x माइनस 3x माइनस 18। चेक करिए, 2x कॉमन लेंगे, x प्लस 6 आएगा, 3x कॉमन लीजिए, आपके पास 3 कॉमन लीजिए, आपके पास x प्लस 6 आएगा। मेरे पास डेटा है 2x माइनस 3 एंड x प्लस 6। दो बातें हैं, y² इज इक्वल टू 4x आपने लिखा है। अगर इसमें x की वैल्यू मैं 3/2 रखता हूँ तो मेरे पास y² की वैल्यू 6 आती है। 3/2 आपने रखा तो यहाँ से मेरे पास y के कोऑर्डिनेट आते हैं प्लस माइनस √6। तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है उसके कोऑर्डिनेट आपके पास आ गए हैं, वो है 3/2 √6। और जो फोर्थ क्वाड्रेंट वाला पॉइंट है वो है x के कोऑर्डिनेट, ये बनेगा y कोऑर्डिनेट माइनस √6। वहीं अगर हमने x की वैल्यू -6 ले लिया तो मेरे पास y² इज इक्वल टू -24, विच इज़ नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है ये वाला डेटा? y² कभी नेगेटिव नहीं आ सकता। हमारे पास पहुंच गए हैं m और n। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे। m और n से हमें पूछा है कि ऑर्थो सेंटर निकालिए ट्राइंगल का f1 m1 और fm और n1। तो यहाँ तक पैराबोला डिकोड किया और इसको इलिप्स के साथ सॉल्व करके 2 पॉइंट निकाल दिए हैं। अब हम चाहते हैं कि ऑर्थो सेंटर निकाला जाए ट्राइंगल fm1 का। ठीक है, तो चलिए ट्राइंगल बनाते हैं, इसको ज्योमेट्री बनाते हैं। ये इलिप्स था, ये है पैराबोला। ठीक, यहाँ पर ये m है, ये n है, ये फोकस है f1, f1 यहाँ है, f2 है, दिस इज f2, यहाँ f1 है। हमें किस ट्राइंगल के बारे में बात करना है? ऑर्थो सेंटर बनाइए, ट्राइंगल है f1mn। f1mn इनके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास गिवन है। f1 के कोऑर्डिनेट है -1, 0। इसके कोऑर्डिनेट अभी अभी हमने निकाले। ठीक है, अब आप सोचिए एक स्टूडेंट जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 11th क्लास में पढ़ी है, थोड़ा डरता है, झिझकता है। इस सवाल में क्या पूछा गया? एक पैराबोला निकलवा लिया, इलिप्स के साथ सॉल्व करवा लिया और क्वेश्चन पूछ रहे हैं ऑर्थो सेंटर। तो कंप्लीट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आ गई। ऑर्थो सेंटर क्या होता है? इस ट्राइंगल का ऑर्थो सेंटर निकालना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल्टीट्यूड्स। तो किसी ट्राइंगल में ऑल्टीट्यूड्स जो बनती है उसके बारे में बात की जाती है। तो ठीक है, एक ऑल्टीट्यूड तो देखो ये है साइड mn। तो ये जो mn है इसकी इक्वेशन है x इक्वल टू 3/2। तो इस पर अगर आप एक ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करोगे तो ये तो परपेंडिकुलर आ जाएगा इसके ऊपर सीधा ही। तो mn के इक्वेशन ये है। सो ऑल्टीट्यूड फ्रॉम दिस, अगर हम बात करें ऑल्टीट्यूड फ्रॉम f1 ऑन mn, इसकी इक्वेशन आपके पास से बनेगी y इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम दूसरी ऑल्टीट्यूड यहाँ से निकालते हैं। जब हम इसकी बात करेंगे, ये एक ऑल्टीट्यूड है, रेड कलर से मैंने बना दिया, और दूसरा यहाँ से बना देते हैं, ये आके इसको आके कट करेगा। अब दूसरा ऑल्टीट्यूड जब आएगा, दोनों जहाँ मिलेंगे वही ऑर्थो सेंटर होता है। अब आप देखिएगा यहाँ से आप इसका स्लोप निकालिए f1n का। तो यहाँ से आपके पास डेटा है 0 प्लस √6 -1 -3/2 -2 √6/5 आता है। तो ये जो ऑल्टीट्यूड यहाँ से आपके पास बनेगा, दिस इज h जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो जो m और h जो ऑल्टीट्यूड है, इसका स्लोप इसके परपेंडिकुलर होगा, ये बनेगा 5/2 √6। और आप यहाँ से ऑल्टीट्यूड mh की इक्वेशन लिखेंगे। ये किसकी इक्वेशन है? x इक्वल टू 0, दिस इज द ऑल्टीट्यूड f1h जो f1 से परपेंडिकुलर डाला है, दैट इज इक्वेशन। mh की इक्वेशन के लिए m के कोऑर्डिनेट यूटिलाइज होंगे x -3/2।
अब ऑर्थोसेंटर क्या होता है? ऑर्थोसेंटर ऑल्टीट्यूड्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो हमें इन दोनों को सॉल्व करना है। आपके पास ऑर्थोसेंटर आ जाएगा, y इक्वल टू 0 इसके अंदर रखिए, तो 0 माइनस √6 मेरे पास आता है, 5/2√6 हम लिखेंगे, और x माइनस 3/2 यहाँ पर लिखा गया है। √6 को मल्टीप्लाई कीजिए, x माइनस 3/2 आता है -12/5 आपके पास बनेगा। थोड़ा डेटा बनाइएगा। x आपके पास है, ये 3/2 माइनस 12/5, सो दिस इज कमिंग एज 15 माइनस 24/10। x का वैल्यू मेरे पास -9/10 आता है, y 0 है। दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ ऑर्थोसेंटर। -9/10, 0 इज द कोऑर्डिनेट ऑफ ऑर्थोसेंटर। -9/10, 0, ये सब इसके आंसर नहीं आएंगे। सो ए इज द करेक्ट आंसर। ऑर्थोसेंटर निकलवा लिया, एलिप्स सॉल्व करवा लिया, पैराबोला सॉल्व करवा के आगे पहुंच के ऑर्थोसेंटर। तो अगर आप कॉन्सेप्ट पकड़ के चलेंगे तो ज़रूर आपके आंसर्स डेफिनेटली आएंगे। अब चलते हैं हम इसी के आगे की तरफ, और अगले वाले क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है उसके बारे में फोकस करते हैं कि टेंजेंट्स टू द एलिप्स एट m and n मीट एट r, normal to the parabola at m meets the x-axis at q, then the ratio of area of triangle MQR। अब यहाँ पर फिर से हम वही ज्योमेट्री बनाते हैं और सीखते हैं कि कहाँ कहाँ पर क्या बातचीत हो रहा है। यहाँ पर F1 है, ये पॉइंट आपके M है, ये वाला पॉइंट अपने पास N है। कोऑर्डिनेट्स की हमें सबकी ज़रूरत पड़ेगी, जो अभी अभी थोड़ी देर पहले हमने सबको बनाया है। कॉम्प्रिहेंशन एग्जाम में ना फुर्सत में करने वाला क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि अगर सही होगा ना तो आपकी 2 सवाल सही होते हैं, ठीक है। ये MN है, वर्टिकली रहेंगे एक जैसे। अब देखिए क्या होता है, टेंजेंट ड्रॉ की है M और N पर जो R पर मिलते हैं, बना दीजिए टेंजेंट। ये M और N पे इधर से एक टेंजेंट इधर आएगी, इधर से एक टेंजेंट इधर आएगी, और दोनों आके कहाँ जाके मिलते हैं? R पर। क्योंकि दोनों पॉइंट सिमेट्रिक है, हमारे इस डायग्राम से सिमेट्रिक नहीं दिख रहे हैं, और दोनों के अगर आप y कोऑर्डिनेट देखेंगे तो ये बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर ही है। तो किसी भी एक पर आप टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए। सो टेंजेंट एट M ऑन एलिप्स, क्या इक्वेशन होती है याद है आपको? t इक्वल टू 0, तो x²/9 है आपके पास, x(1) 3/2, y(1) √6 इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब ये जहां जाके कट करेगा वो पॉइंट R है। पॉइंट R के लिए y कोऑर्डिनेट 0 होगा, 6 आ गया आपके पास। पॉइंट R के कोऑर्डिनेट आ गए 6,0, y कोऑर्डिनेट 0 रखो, x की वैल्यू 6 है। पॉइंट R इज नोन टू अस, ये बन गई बात। आगे चलिए, R आ चुका है। नॉर्मल टू द पैराबोला एट M मीट्स द एक्स एक्सिस एट Q, ठीक है। पैराबोला बुलाइए। पैराबोला है आपके पास से y² इज इक्वल टू 4x। आपको पता है इस पर टेंजेंट कैसे लिखी जाती है? y(1) इज इक्वल टू 2 टाइम्स x प्लस x1। तो जो टेंजेंट का स्लोप होता है वो 2/y1 होता है। नॉर्मल का स्लोप क्या होगा? -y1/2। हम कहाँ पर ड्रॉ करना चाहते हैं? नॉर्मल ड्रॉ करना चाहते हैं M पर। M कहाँ पर है? वो रहा। M के बारे में बात करते हैं। 3/2, √6 लिखिए इसके ऊपर नॉर्मल। तो y माइनस √6, x माइनस √3/2। तो नॉर्मल का स्लोप ये रहा। y कोऑर्डिनेट कितना है वो देख के रखिएगा, -√6/2। दिस इज द नॉर्मल का स्लोप। इस पॉइंट पर लिखा है, y कोऑर्डिनेट का हाफ करके माइनस लगा देंगे। और ये जो नॉर्मल है ये x एक्सिस को q पर कट करता है। तो इस पैराबोला पर मैंने एक नॉर्मल ड्रॉ किया, ये यहाँ आके इससे एक नॉर्मल ड्रॉ किया, और ये कट करता है कहाँ पर? Q पर। दिस इज द पॉइंट Q। तो Q के लिए फिर से आपको y को 0 करना होगा। y 0 जब आप रखेंगे तो -√6/2, x माइनस 3/2, √6 सब चला जाएगा आपके पास से। मेरे पास x का वैल्यू आता है 7/2, ठीक है, 7/2, एंड दिस इज द पॉइंट Q। Q पॉइंट मेरे पास आ गया 7/2, 0। R पॉइंट आ गया है, Q पॉइंट आ गया है। अब हम क्या चाहते हैं वो देख लेते हैं। नाउ द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल MQR, इसका एरिया निकाल दीजिए।
ट्राइंगल एम क्यू आर का एरिया बनाइए। तो क्या बनेगा, ये क्यू है ये आर है, तो ये बेस बन गया और परपेंडिकुलर क्या होगा, एम का हाइट होगा। सो दिस इज हाफ क्यू आर एंड द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ एम इज द एरिया। क्यू आर निकाल सकते हैं, दिस इज क्यू दिस इज आर। डिफरेंस कितना है, थोड़ा कैलकुलेशन पे फोकस रहिएगा, गलती ना कर दें हम यहाँ पर, ठीक है। तो 7/2 और 6 है, सो द डिफरेंस इज गोइंग टू बी 6 - 7/2 एंड द y कोऑर्डिनेट ऑफ m इज √6। तो ये बना दीजिए, यहाँ से कितना बनेगा 12 - 7 इज 5, वी आर हैविंग 5/4 √6। ये वाला एरिया इसका निकल के आया। आगे बढ़ते हैं, टू द एरिया रेशियो लेना है टू द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल FM1 एंड F2। अच्छा, इसको पढ़िए, ये कौन सा एरिया है, ध्यान से देखिएगा कौन सा कलर हम चूज करें, वाइट ले लेते हैं। हाँ, ये यहाँ इसके साथ ये है, देखो ध्यान से, M F1 एंड F2 इसकी बात हो रही है, क्वाड्रिलेटरल है, 4 साइड्स हैं इसकी, 1 2 3 4। तो आप मुझे बताइए इसका क्वाड्रिलेटरल का एरिया क्या होगा, इस ऊपर वाले ट्राइंगल का एरिया का डबल कर देंगे, ये जो ऊपर वाला ट्राइंगल है इसका एरिया डबल कर देंगे, तो आपके पास से क्वाड्रिलेटरल है M F1 and F2, it is twice the area of triangle F1 F2M। और ये एरिया कितना बनेगा वो आप देखिए, 1/2 बेस ले लेंगे F1 F2 एंड द y कोऑर्डिनेट ऑफ M। इस ऊपर वाले ट्राइंगल का एरिया बेस इनटू हाइट, तो F1 - F2 का डिस्टेंस निकालेंगे और y कोऑर्डिनेट ऑफ F, दिस इज दिस डेटा। 2 से 2 कैंसिल है, F1 F2 देख लीजिए आपके पास कितने थे, F1 है -1,0, F2 इज 1,0। तो देखिए F1 है हमारे पास -1,0, F2 भी नो इट एज 1,0, F1 F2 हमारे पास से 2 आता है, ये कैंसिल है, ये 2 है, और y कोऑर्डिनेट ऑफ M कितना है, इट इज √6। हमें दोनों का रेशियो लेना है, वी आर रिक्वायर्ड इन द फॉर द रेशियो लीजिए इनका। सो द रिक्वायर्ड रेशियो जो आपको निकालना है, पहले किसको रखना है वो देख लीजिएगा, पहले ट्राइंगल MQR, तो वो आपके पास से बनेगा 5 √6/4। इसको आपको डिवाइड करना है 2 √6 के साथ, तो √6 से √6 कैंसिल होगा और हमारे पास अल्टीमेटली डेटा बनेगा 5/8 एज द फाइनल आंसर, 5/8, दैट इज द C आंसर। बढ़िया सवाल, टॉप क्लास क्वेश्चन, एग्जाम प्रेशर में, फाइनल एग्जाम प्रेशर के अंदर जब हमें पूरे साल भर की बातें याद आती हैं कि कब ड्रॉप लिया था, कब हमने 11th 12th में पढ़ा था, 9th क्लास से पढ़ रहा हूँ, पेरेंट्स सेंटर के बाहर वेट कर रहे हो, हर कोई आपसे ऑल द बेस्ट बोल रहा हो, ऑल द बेस्ट भैया, ऑल द बेस्ट दीदी, और उस प्रेशर में सब चीज़ सवाल को फाइनल पेपर में सॉल्व करना बड़ी बात है, ठीक है। ये सारी छोटी छोटी बातों को रिलेट करना, पर ये आप उसमें कंफर्टेबल तभी रह पाएंगे जब आप उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, और प्रैक्टिस इज़ द की। मैथमेटिक्स को हिस्ट्री की तरह मत पढ़िए, अच्छे से हर एक टॉपिक हर एक क्वेश्चन पर मेहनत करेंगे तो थिंग्स विल बी फाइन और आप अच्छे से परफॉर्म करेंगे, ये मार्क माय वर्ड्स। डरिए मत सवालों से। और एक पॉइंट ऐसा आता है कि जब हमें क्वेश्चन में या उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर हमें इंटरेस्ट आने लग जाता है, चाहे वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो, कैलकुलस चल रही हो, अलजेब्रा चल रही हो, ठीक है, एग्जाम है वहाँ तक बात ठीक है, पर एक पॉइंट के बाद हमें फिर इंटरेस्ट आने लग जाता है अगर हम सिंसियर स्टूडेंट हैं तो। और अगर सिंसियर नहीं है तो फिर हमें बोझ लगेगा, सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दीजिए, सर वो वेरी इंपॉर्टेंट बता दीजिए, सर पेपर ही बता दीजिए, तो फिर वो आगे जाके कॉलेज में परेशान होते हैं, ठीक है। तो अगर आपने साइंस मैथ्स लिया है और आपको ये एक्साइट करने चाहिए सब्जेक्ट्स, आपकी जो थॉट प्रोसेस, जो रिजल्ट्स निकल कर आते हैं, जिस तरीके से आप सब्जेक्ट में इन्वॉल्व होते हैं, वो आपका पैशन है, तभी आपके लिए चीज़ें बहुत फ्रूटफुल रहने वाली है। एज फार एज मैथमेटिक्स की हम बात कर रहे हैं, हर क्वेश्चन को मैंने आपको ढंग से यहाँ पर एक्सप्लेन किया है कि कैसे हम कॉम्प्रिहेंशन की अप्रोच क्या होनी चाहिए। जब पेपर में हमारे पास टाइम हो तभी कॉम्प्रिहेंशन को अच्छे से करेंगे, तो वन सेट ऑफ नॉलेज की वजह से हमारे मल्टीपल क्वेश्चंस करेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कीप लर्निंग।